Greetings everybody. I am Shujat Ali from Medicos Lectures by Shujat and today we are going to talk about pharmacology में drug used in acid peptic disease. So guys, हमने अल्सर का नाम सुना होगा. That it is basically erosion or rupture in our upper GI tract जो कि ultimately lead करता है gastroesophageal diseases को. So हम इसको इस तरह याद रखते हैं कि हमारे मुंह में जब एक छाला बन जाता है वो बेसिकली इरोजन होती है तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है. सो इस तरह जब हमारे जीआई ट्रैक में उसी तरह की इरोजन या रप्चर होगी, ज़ख़म होगे तो हाउ पेन वी फील. सो आज हम उसको एक्सप्लोर करना है, आज हमने उसको स्टडी करना है कि उसमें हम मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ करते हैं, उनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं. सो सबसे पहले हमारे पास H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है. जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. इसमें हमारे पास 3 किस्म की मेडिसिन आ जाती हैं. एक आ जाती है रेनिटिडीन, एक हमारे पास आ जाती है फेमिटिडीन और एक आ जाती है निज़ाटिडीन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के इसके काम करने का तरीका क्या है, तो ये बेसिकली डिक्रीज़ कर देती है गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को. कैसे डिक्रीज़ करती है कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है ऑन पेरिटल साइड ऑफ स्टमक. उस H2 रिसेप्टर का फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास एक हिस्टामिन होती है, वो H2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन करवाता है और आगे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन होती है. सो अगर वो H2 रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगा तो हिस्टामिन की स्टिमुलेशन भी नहीं होगी और गैस्ट्रिक एसिड भी नहीं बनेगा. सो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है. फिर सो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास हेडेक आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, डायरिया आ जाता है और डिजीनेस आ जाती है. तो जब हम दूसरे मैकेनिज्म, दूसरी हमारी डिवीजन की बात करते हैं तो वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह है कि ये इनहिबिट कर देता है प्रोटॉन पंप को, जो कि हमारे पास है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस. उसको इनहिबिट कर देता है इरिवर्सिबली ऑन पेरिटल साइड ऑफ स्टमक. सो उस पंप का फंक्शन कुछ ये होता है कि वो सिक्रीट करता है प्रोटॉन इन गैस्ट्रिक ल्यूमन और आगे उस गैस्ट्रिक ल्यूमन से हमारे पास फर्दर गैस्ट्रिक एसिड बनना होता है. सो अगर प्रोटॉन गैस्ट्रिक ल्यूमन में ही नहीं बनेगा तो गैस्ट्रिक एसिड किस तरह बनेगा. सो ये इसका फंक्शनिंग होती है कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, फिर गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम हो जाती है. सो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास नोजिया, डिजीनेस और स्किन रैशेस आ जाते हैं. एंड व्हेन वी गो फर्दर इन डिटेल तो हमारे पास एंटासिड्स आएंगे और वो एंटासिड्स आगे मज़ीद 2 डिवीजन्स में सब डिवाइड होंगे. पहली हमारे पास होगी सिस्टेमिक और दूसरी होगी नॉन सिस्टेमिक सब डिवीजन. सिस्टेमिक में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड्स वगैरह आ जाएंगे और नॉन सिस्टेमिक में AlOH थ्राइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह आ जाएंगे. इनका मैकेनिज्म कैसा होता है कि ये डायरेक्टली इनहिबिट नहीं करते सिक्रीशन को. जो सिक्रीशन पहले से मौजूद होती है, जो पहले से हो गई होती है, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट जाके इनहिबिट नहीं करवाते. हमारे पास जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो वो एल्केलोसिस करवाती है, मैग्नीशियम की बात करते हैं तो डायरिया कॉज करता है और AlHCO थ्राइस की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन में हमारा जो है ना वो काम होता है उसका. सो जब हम M रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की बात करते हैं, इनका नाम ही शो कर रहा है M रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ये कैसे काम करते हैं कि ये एसिटाइल कोलाइन को ब्लॉक कर देते हैं बाय डिक्रीजिंग. सो अगर ये इन्होंने एसिटाइल कोलाइन को ब्लॉक कर दिया है तो हमारे पास जो एसिड की प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाएगी. सो वो एसिड की जो प्रोडक्शन कम हुई है उसकी वजह से हमारे पास कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, जिनमें पहला हमारे पास होगा ब्लरिंग ऑफ विजन एंड ड्राई माउथ. उसके बाद हमारे पास तीसरी टर्मिनोलॉजी आएगी सुक्रोसल्फेट की. सुक्रोसल्फेट ये कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है AlOH थ्राइस और सुक्रेज सल्फेट का. जब ये दोनों मिलते हैं तो सुक्रोसल्फेट बनता है. ये तो हो गया जी इसकी कंपोजिशन. जब हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं ना तो स्टमक की एसिडिटी की वजह से ना AlOH थ्राइस का ये जो कंपोनेंट है ये टूट जाता है.
एल्यूमिनियम अलहदा हो जाता है और दूसरा कंपोनेंट अलहदा हो जाता है। सो उसकी वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास अल्सर प्रोटीन्स होती हैं जो उस पर मौजूद होती हैं अल्सर पे, वो तो होती हैं जी पॉजिटिव चार्ज। सो ये नेगेटिव चार्ज और वो पॉजिटिव चार्ज आपस में मिल जाते हैं। सो इसकी वजह से हम कहते हैं कि दिस इज सुक्रोसल्फेट कॉम्बिनेशन ऑफ AlOH थ्राइस एंड सुक्रेज सल्फेट। सो ये कुछ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि प्रोटीन प्रेजेंट ऑन अल्सर साइट वो पॉजिटिव चार्ज होती हैं और ये एसिडिटी की वजह से टूटता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये उनके साथ जाके कंबाइन कर जाता है। जी, तो अब हम कोलाइडल बिस्मिथ के बारे में पढ़ेंगे। कोलाइडल बिस्मिथ ये बेसिकली एक स्टिकी लेयर ऑफ प्रोटीन होती है हमारे पास एट द बेस ऑफ अल्सर, जो कि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का काम करती है। सो उस प्रोटेक्टिव कोटिंग को हम इंसेफ्लोपैथी कहते हैं। 4 किस्म के हमारे पास अल्सर्स होते हैं। एक होता है ड्यूडिनल, एक होता है गैस्ट्रिक, एक स्ट्रेस और एक NSAIDs। NSAIDs एक प्राइम इंपॉर्टेंस का हामिल है हमारे पास। सो जब हम इसकी बात करते हैं ना तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह होता है कि ग्लाइकोऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। उस ग्लाइकोऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी इनहिबिशन की वजह से हमारे पास आर्किनोडोनिक एसिड और आगे आर्किनोडोनिक एसिड से हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स ये नहीं बनते। सो अगर हमारे पास ग्लाइकोऑक्सीजिनेज इनहिबिट होगा तो हमारे पास आर्किनोडोनिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट होगी और हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे। सो फर्दर उसके साथ हमारे पास COX-1, COX-2 और COX की इनहिबिशन हो जाएगी। सो मैंने एक निमोनिक बनाया है कि पेप्टाइटिक अल्सर की ड्रग्स और इनके मैकेनिज्म हम किस तरह याद कर सकते हैं। तो इस निमोनिक का नाम है जी पेप्टिक। P से प्रोटोन पंप इनहिबिटर, E से इंट्रोल एंटाएसिड्स और आगे उनकी डिवीजन सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक में। P से प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंटागोनिस्ट ये वाले। T से टाइडीन्स, वो ड्रग्स जिनके एंड पे टाइडीन्स आता है उनमें हमारे पास H2 ब्लॉकर्स आ जाते हैं। I से इनहिबिशन ऑफ H पाइलोराई, इसमें एंटीबॉडीज वगैरह आ जाती हैं। C से कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। सो गाइज ये आज का हमारा बेसिक लेक्चर था ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। उम्मीद यह है कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ आई होगी। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकोज लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।